हिमांशु बयानी सर, दो चीजें। एक तो बिजनेस जर्नलिस्ट होने के नाते बहुत सारे चूंकि आंकड़े आप भी पढ़ते रहते हैं, तो डॉक्टर राय ने जो एक सवाल उठाया है कि कुछ लोगों को एक क्रीमी लेयर को निकालने के बाद जरा भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो जाए, जीडीपी की बात हो जाए, तो इनमें एक मोटा मोटी जरा एक टिप्पणी उस पर आपकी लेंगे हम आपकी। और साथ में आज का जो विषय है, ये जो एग्जिट पोल्स हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, ये एग्जिट पोल्स हैं या कुछ बड़ा गड़बड़ झाला? एजेंसियां ये जो है वो जनता का मूड भांप पाई है वास्तव में, माना जाए कुछ ऐसा? पिछले एक हफ्ते से जो खबरें चल रही है, अमेरिका में जो इंडैक्टमेंट आया है निखिल गुप्ता को लेके, वो खबरें कहाँ है? बातें तो एग्जिट पोल की हो रही है। तो खबरों को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, ऑप्टिक्स कैसे बिल्ड होना चाहिए। अब कल ही हमने चर्चा की, फालोड़ी के बाजार से मतलब निकलता है कि हर जगह पे बीजेपी आ रही है, सटोड़िया सब बता रहे हैं कि हर जगह पे बीजेपी आ रही है। तो बिल्कुल मैंने डॉक्टर राकेश पाठक जी को भी सुना और डॉक्टर सीपी राय जी को भी सुना। तो उन्होंने जो बात कही है उसमें बहुत सारी मतलब जो नजर जो आती है, जो चीजें समाज के बीच अब जब जाते हैं बात करते हैं, तो ये सब मुद्दे हैं समाज में, ये सब मुद्दे हैं, ये सब चर्चाएं होती है। और 10 साल हो चुके हैं कहीं ना कहीं। मैं थोड़े दिनों पहले दिवाली के जो मतलब दिन थे उसमें द्वारका में था। द्वारका में भी मैं एक होटल के एक मालिक के साथ बैठा था। उन्होंने एक नया होटल वहां पे बनाया है। तो वहां पे भी जो लोग आए थे उन्होंने मतलब जो बातें की, जिस तरीके से वो रियल एस्टेट के मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि हमने ऐसी सरकार नहीं देखी है। धंधा करना मतलब एक तरीके से टफ हो चुका है। वो होटल के मालिक को ही बता रहे थे। वो नॉर्थ गुजरात के किसी इलाके से आ रहे थे दर्शन करने के लिए। और मार्केट में या अर्थव्यवस्था में धंधा करना छोटे व्यापारियों के लिए कितना मुश्किल है वो बता रहे हैं। तो आपने जो सवाल किया क्रीमी लेयर का, क्रीमी लेयर देखिए, क्रीमी लेयर का ऐसा है कि अगर आप दिवाली के दिनों में खुदरा बाजार या रिटेल मार्केट में जाएंगे तो हमने देखा कि जो खरीदारी निकली वो फेस्टिव के दिनों के 1 या 2 दिन में निकली। 50% काउंटर्स डाउन रहे हैं, क्योंकि अभी व्यापारियों को लगा है कि 2000 की जो नोटबंदी की बात आई थी उसका असर इस दिवाली में देखने को मिला। और जो 2000 की नोटबंदी की जो बात आई थी वो शायद ये 5 राज्यों में जो चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए किया गया था, उसका टाइमलाइन जिस तरीके से मैनेज किया गया था। तो बिल्कुल 7.6% जो है उसमें आप रिटेल मार्केट जो है, खुदरा बाजार जो है उसको निकाल दीजिए। जो 7.6% आप बता रहे हैं वो आप बता रहे हैं उन डेटा के आधार पर जो ऑनलाइन फेस्टिवल सेल होते हैं या ब्लैक फ्राइडे सेल होते हैं या जो सब होता है उसके आधार पर आंकड़े आ रहे हैं। आप जो छोटा व्यापारी है वो कितना खत्म हो चुका है। मैं एक साड़ी का शोरूम है, हमारे एक सहपाठी मित्र है हमारे कॉलेज के दिनों के, उनके साड़ी के शोरूम पे गया था। उन्होंने भी यही कहा कि 50% काउंटर्स डाउन है और इसकी मतलब ये इंपैक्ट ये वही दिख रही है कि 2000 की नोटबंदी जो है ये उसकी वजह से हो रहा है। तो आंकड़े आना, उसको मैनेज कैसे किया जाए। हालांकि चाइना में तो ऐसा हो चुका है कि चाइना भी डेटा ही नहीं देता है। कुछ पिछले दिनों पहले गुजरात सरकार में मेरी बातचीत हो रही थी, तो गुजरात सरकार ने एक एजेंसी अपॉइंट की है। अब वो एजेंसी आंकड़े देगी गवर्नमेंट के आपको, तो आप सोच लिए ये सब कैसे मैनिपुलेट और मैनेज हो रहा है। तो बिल्कुल तय बात है कि ये जो एग्जिट पोल वगैरह जो है वो एक मतलब एक भाप का वातावरण क्रिएट करने के लिए, एक स्टीमी स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के लिए कि सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैंने जिक्र किया था कल ही, आर्ट ऑफ वॉर की जो सुन त्जू की जो प्रिंसिपल है कि व्हेन यू आर वीक डिस्प्ले योरसेल्फ स्ट्रांग एंड व्हेन यू आर स्ट्रांग डिस्प्ले योरसेल्फ वीक। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये समझ आ चुका है। कर्नाटका में जो चीजें हुई, कर्नाटका में आईटी सेल का जिस तरीके से उपयोग किया गया था उसको लेके वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 हफ्तों में पूरी एक सीरीज की है और कहा है कि राइजिंग टेक एंड राइजिंग इंडिया एंड टॉक्सिक टेक के नाम पे वो पूरी सीरीज आई थी। उसमें कहा गया था कि किस तरीके से कर्नाटक का इलेक्शंस फेल क्यों हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने उसको आईटी सेल वगैरह या जो भी टेक्नोलॉजी या डिजिटल या सोशल मीडिया के माध्यम से मॉनिटर करने का शुरू किया। और डीप फेक को लेके क्यों अभी चिंता है, क्योंकि अभी उनको कहीं ना कहीं डीप फेक वीडियोस वगैरह अभी इनके जारी करना ना शुरू कर दे। तो वेट एंड वॉच। मैं ऐसा पत्रकार हूं कि मैं किसी धारणा पे नहीं पहुंचूंगा जब लास्ट ईवीएम लास्ट वोट काउंट ना हो जाए। लेकिन राकेश पाठक जी ने जो बात कही वो एकदम सही है कि टीवी के स्ट्रिंगर्स को देने के लिए पैसा नहीं है। वो टीवी कंपनियां, मतलब वो टीवी वाले, ये जो एजेंसीज होती है एग्जिट
पोलिया वगैरह करने वाली, सेफोलॉजी करने वाली एजेंसीज को पैसा देते हैं, और जबकि चप्पे चप्पे पे जिनके रिपोर्टर है, जिनके मतलब स्ट्रिंगर्स है, जिनके मुफस्सिल रिपोर्टर्स है, वहां से जो डेटा आता है उसको आप खारिज कर देते हैं। तो आप बिल्कुल सही, मतलब ये उसमें कुछ कहने लायक बात नहीं है कि गोदी मीडिया ही है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं एग्जिट पोल्स देखता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं जो देखता हूं ये समझता हूं कि जब इतना एक तरीके से पब्लिक में नाराजगी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आवाज सोशल या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है, वो बात अलग है। गोदी मीडिया में नहीं दिख रहा है, टेलीविजन चैनल्स में नहीं दिख रहा है, वो बात अलग है। लेकिन हर एक जगह पे आप जाइए, पब्लिक त्रस्त है। आर्थिक मुद्दों को लेके जिस तरीके से गठबंधन ने जो 3 मुद्दे लेके वो बाजार में, मतलब एक तरीके से मैदान में आए हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, इसमें कोई नकार नहीं सकता है कि ये सब नहीं हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है। इसके चलते अगर फिर भी आप बोलते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, तो मुझे लगता है कुछ सही नहीं हो रहा है। और इसके लिए जो एजेंसीज वगैरह है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या जो भी है, उनको ये उनके जांच का विषय, हम तो चर्चा करेंगे। लेकिन गुजरात में भी 2022 के जो विधानसभा के चुनाव थे, हमने ग्राउंड में से मैंने रिपोर्टिंग की, हर जगह पे मैं गया हूं, बहुत ही टाइट सिचुएशन थी। मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ संघ के जो लोग हैं उनसे मेरी बातचीत होती थी, जनसंघ के जमाने के जो लोग हैं, क्योंकि मैं राजकोट में रहता हूं, तो राजकोट में पहली सीट जनसंघ को गुजरात में राजकोट से मिली थी। तो यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं भाजपा के साथ भी वो जो जुड़े हैं, तो वो पुरानी पीढ़ी के जनसंघ वाले, जिन्होंने शायद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय से वो मतलब एक से एक हुए, बातचीत की। अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके घर रहे, लाल कृष्ण आडवाणी जी उनके घर रहे, मुरली मनोहर जोशी जी उनके घर ठहरते थे, क्योंकि उस जमाने में बीजेपी नहीं थी, वो जनसंघ के जमाने में सब एक दूसरे के घर पे ठहरते। तो वो पीढ़ी के लोग भी कहते हैं कि ये अब एक लिमिट आ चुकी है, और वो भी बताते थे कि ज्यादा से ज्यादा 70, उनके पास जो डेटा आ रहा था सब जगह से, उसमें 156। तो मतलब ये एग्जिट पोल, ये सो अब आप भूल जाइए सब, ये आंकड़े कैसे मैनेज होते हैं, क्या मैनिपुलेट होता है, भगवान जाने। ये जो बात हम यहाँ रख रहे हैं, वो हम समाज में जिस लोगों से मिल रहे हैं, मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, मैं हालांकि आपके हिंदी भाषा में वो जो बाजारू शब्द है वो अलग तरीके से, लेकिन मैं बहुत ही बाजारी आदमी हूँ। बाजारी आदमी इन द सेंस की बाजारी उस तरीके से नहीं, लेकिन मार्केट में जाके बैठता हूँ, मेडिकल स्टोर वाले के वहां पे जाके जब कुछ भी जाता हूँ तो पूछता हूँ, किसी दुकान में जाता हूँ, मतलब एक अभी थोड़े दिनों पहले एक तेल का जो धंधा करते खाने के तेल का होलसेल का, वहां पे मेरा बैठना हुआ, तो उनको मैंने पूछा कि क्या है, तो बोले मंदी, मतलब खाने का तेल तो ऐसा है कि चाहिए लोगों को, बट पहले के जमाने में अगर कोई 2 डिब्बे ले जाता था तो अभी 1 डिब्बा ले जाता है। तो कंजम्पशन कहीं ना कहीं घटा है। जब आपके इतने बड़े कंट्री में कंजम्पशन घटा है और आप बोल रहे हैं कि ग्रोथ आ रहा है, तो वो ग्रोथ जायज है कि वो ग्रोथ आपका जो टैक्स कलेक्शन का डेटा है, जो इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, मतलब 10 रुपये की चीज आप 100 रुपये में बेच रहे हैं और लिमिटेड क्लास खरीद रहा है, उसकी वजह से डेटा है। अगर ये ग्रोथ होती, मतलब जो आप बता रहे हैं 7.6, या एक सही तरीके से अगर ये बॉटम ऑफ द पिरामिड की ग्रोथ होगी, तो आपको 80 करोड़ लोगों को अनाज नहीं देना पड़ता। तो क्लियरली ये जो चीजें हैं, ये जो आंकड़े, इन सब पे मुझे लगता है हम बहस करना बंद ही कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सब मैनिपुलेट हो रहा है। अगर मैं बात करूं, मैं गुजरात से आ रहा हूं, अभी वाइब्रेंट गुजरात होने वाला है। वाइब्रेंट गुजरात में जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट जो आने की बात थी, वो करीबन 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की बात थी, कम से कम, मतलब पूरे के पूरे वाइब्रेंट में जो हुआ है उसमें, वही उस 2017 में जो माइस इंडस्ट्री है, मतलब मीटिंग्स, इंटरेक्शन, कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स, जो कि वाइब्रेंट गुजरात उसका एक स्वरूप है, वो माइस इंडस्ट्री का ग्लोबल टर्नओवर वही लेवल पे था जितना कि वाइब्रेंट गुजरात में कमिटमेंट हुआ था, एमओयूज हुआ था। तो माइस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में 30 मिलियन जॉब्स, मतलब 3 करोड़ नौकरियां दी थी। आज आप सोचिए गुजरात में उस माइस लेवल इंडस्ट्री का जो टर्नओवर था, वही जो वाइब्रेंट गुजरात के आंकड़े थे, उसी लेवल के खड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे 3 करोड़ गुजराती नौकरी करने लगेंगे। किसी के पास, मेरे पास भी वक्त नहीं होगा आपके साथ डिबेट करने का। तो ये नहीं है, नौकरियां नहीं है। और अगर आपको देश की प्रगति करनी है, तो मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट मैं बोलता हूं, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम दीजिए। डिस्पोजेबल इनकम देने के लिए आपको जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती होती है, उन लोगों ने हंगामा किया था, उन लोगों ने मतलब एक रिवर्स दांडी यात्रा की थी
गांधी जी ने जैसे दांडी यात्रा की थी साबरमती से दांडी, तो उन्होंने दांडी से साबरमती गांधीनगर आके मतलब ये कहा था कि हमको हमारी जो नौकरी है उसको कॉन्ट्रैक्ट वो पद्धति उसमें से निकाल दीजिए, हमको ये सही तरीके से इसमें लीजिए। तो क्यों करना पड़ा? कहीं ना कहीं तो समस्याएं है ना, नौकरियां नहीं है, ये समझने की आप बात कीजिए। और एक जमाने में जब आप आए थे तो अपने बहुत हम साल की 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, और आज आप ये बात कर रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए, आप अगरबत्तियां बनाइए, आप फूल की मालाएं बनाइए। तो क्या पढ़ लिख के इंसान ये सब करने के लिए बैठा होता है? ठीक है, उसका शौक है, बच्चों के साथ वो बिल्कुल। पकोड़े का ठेला हाँ, लगाइए मतलब प्रधानमंत्री तो भाजी का ठेला लगा दीजिए। तो देखिए, गलत नहीं है, मैं एक बात आपको समझाऊं, धंधा करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, धंधा की। महाराष्ट्र में शिवसेना जब एस्टैब्लिश हो रही थी तो बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि हमारे जो कार्यकर्ता है उनको बड़ा पाव का ठेला लगवाएंगे। बड़ा पाव आज हम एक तरीके से उसको एक मतलब एक बॉम्बे का महाराष्ट्रियन फूड का, जैसे इडली सांभर साउथ इंडियन फूड है, वैसे वड़ा पाव को आज एक महाराष्ट्रियन फूड के तौर पे या सेव उसल को या पाव उसल को एक पहचान दिलाई गई है। गलत बात नहीं है, लेकिन क्या इंजीनियर आदमी पढ़ने लिखने के बाद, इतनी फीस भरने के बाद, मतलब लाखों में फीस भरने के बाद क्या ये काम करने के लिए तैयार होगा कोई भी बंदा मानसिक तरीके से? काम बुरा नहीं है, मैंने खुद अखबार फेंके हैं। 7वीं कक्षा में मैं अखबार फेंकने जाता था, वहां से मैं जर्नलिज्म में आया हूं, बिजनेस जर्नलिस्ट बनाऊं, ब्लूमबर्ग और बीबीसी तक मैंने काम किया है। काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप मतलब एक बंदे को पढ़ने के बाद बोलेंगे कि चलिए आप अब झाड़ू लगा दीजिए, वो झाड़ू लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो उसके लिए उसने पढ़ाई नहीं की है, उसने झाड़ू की कंपनी बनाने के लिए पढ़ाई नहीं की है, उसने पाव भाजी का ठेला लगाने के लिए या पकोड़े तलने के लिए पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई की है आप नौकरी दीजिए, क्योंकि या तो फिर आप ये यूनिवर्सिटीज बंद कर दीजिए, या तो 7वीं कक्षा से ही आप बोल दीजिए कि बॉस पकोड़ों का धंधा कीजिए या पाव भाजी का ठेला लगाइए या रोटी सब्जी बेचिए, लेकिन हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो फिर आप ये फीस लेना बंद कर दीजिए। आपने एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन किया, हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन किया, आप पीने वाले पानी का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी जो सब्सिडाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन एंड सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्री ड्रिंकिंग वाटर, आज आप सब जगह पे पैसा ले रहे हैं। तो ये मतलब ये एक बिजनेस माइंड वाली सरकार है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है उसका जो टर्नओवर है 10 लाख करोड़, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसका जो मुनाफा है साल का 10 लाख करोड़ का उसका टर्नओवर है, उसका जो मुनाफा है वो 65,000 करोड़ से लेकर 67,000 करोड़, मतलब बैंक के ब्याज दर से दुगना। 3.5% बैंक का ब्याज दर है, उनका 6.5 से 6.7% तक का मुनाफा है। मतलब 1 रुपया का धंधा करेंगे 6.5 6.5 पैसे से 6.17 पैसा वो कमाएंगे, इससे ज्यादा वो कमा नहीं सकते हैं ऐसे माहौल में जहां पे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह की बात करते हैं। जबकि इंडियन गवर्नमेंट का किसी इन्वेस्टमेंट करने के मतलब 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट नहीं, खाली एक दस्तखत करके कि आप 5% से लेकर 50% जीएसटी ले सकते हो, उसका कलेक्शन साल का 18 लाख करोड़ का है, जो कि दुगना है एक जो बड़ी इंडिया की इंडस्ट्री है, कंपनी है, उससे बड़ा है। तो ये समझना पड़ेगा आपको, ये समझना पड़ेगा आपको कि ये एक व्यापारिक मानसिकता है, और जो व्यापारिक मानसिकता होती है तो उसमें पूरा का पूरा व्यापार का ही समीकरण होता है, और इसमें मंदियां लाई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार कैप्चर किया जाए। तो ये माहौल है कि आपका मतलब कंजम्पशन डाउन है, आपकी डिमांड डाउन है, मार्केट में एक तबका जो होता है वही कमा रहा है, बाकी के लोग मंदी के आसार में ही जी रहे हैं। ये जो एग्जांपल्स दिए सीपी राय साहब ने कि ये जो मिर्जापुर में एक बच्चा गया कि मेरे घर मेरे पास खाना नहीं है इतने दिनों से, तो ये इंडिकेशन है बॉस कि किस दिशा में ये सब जा रहे हैं। पिरामिड में क्या हो रहा है आपको समझना पड़ेगा। थार भले जितनी बिकनी है बिक जाए, थार का डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक भारत का थार नहीं खरीद सकता है, लेकिन हर एक भारत देखो 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट क्या है, उसका जो भी अंडा पाव या जो भी खाने का है उतना पैसा तो उसको मिलना चाहिए। मुझे याद है कि सर वन नेशन वन इलेक्शन की जिस समय पे अभी बीते कुछ समय पे जब लगातार चर्चा हो रही थी, और उस समय भी हम लोग जब अपना चर्चा कर रहे थे तो उस कार्यक्रम में कई सारे दर्शक ऐसे थे जो कीमतों को लेकर के, महंगाई के चलते जो बार-बार कीमतें बढ़ती हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं चुनाव के समय पर, उनको लेकर के उनका कहना था कि सर इलेक्शन इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या हर साल इलेक्शन होना चाहिए, कम से कम हमें सुविधाएं तो मिलती रहेगी। ये एक बहुत बड़ी चीज देखी गई थी, बार-बार दर्शक इस चीज को लेकर के बात कर रहे थे। हिमांशु सर,
मैं थोड़ी बात लोकसभा चुनाव की जो सवाल मैंने राय साहब से पूछा था कि जिस तरीके का मैंडेट तेलंगाना में मिला है अभी, वो कितना इम्पोर्टेंट होगा कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि दक्षिण की बात अगर देखी जाए तो अगर कांग्रेस वहां पर तेलंगाना में सरकार बना लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या दक्षिण के दरवाजे उसके बाद मान लिए जाएंगे पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और अगर दक्षिण में जब कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत होने लग जाएगी तो उसका लोकसभा के हिसाब से देश के अंदर क्या मैसेज जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद। जैसे जैसे सीपी राय साहब ने कहा कि इसकी इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको लोकसभा के इलेक्शंस में देखने को मिलेगी। और ये देखने को क्यों मिलेगी, मैं कई लोगों से भी पिछले वीक जिस तरीके से मैं दिवाली के दिनों में मिला, लोगों से बातचीत हुई, 2024 के चुनाव जो है वो बिल्कुल एक हिस्टोरिक चुनाव रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद जिस तरीके से लोकसभा में सीटों का जो बढ़ोतरी की गई है, 33% वुमेन रिजर्वेशन लाने की बात है, उसके चलते साउथ में अगर ये होता है तो साउथ का जो स्टेक है, पॉलिटिकल स्टेक, वो माइनॉरिटी स्टेक बन जाएगा। ऐसी बात जिस तरीके से आंकड़े और जो समीकरण बन रहे हैं उसमें, तो इसके चलते तेलंगाना के जो परिणाम है उसके ऊपर सबकी नजर है, सभी पॉलिटिकल पंडित्स की, आपके मेरे जैसे मीडिया के जो चर्चा करते हैं ऐसे लोगों की, जो भी मतलब भारत की राजनीति को बहुत करीब से समझना चाहते हैं, वो सब लोग, क्योंकि ये चुनाव तय करेंगे कि पूरे देश की जो दिशा है, खास करके तेलंगाना में अगर परिणाम मान लीजिए कांग्रेस की फेवर में आता है तो बिल्कुल एक रिजुविनेटिंग होगा। और उसमें कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा कि फिर कांग्रेस कितनी ताकत लगाती है साउथ के उन स्टेट्स में, तो उनका मदार वहीं से फिर मतलब उनका जो बेस है वहीं से आएगा। और कांग्रेस को हमेशा साउथ से सपोर्ट रहा है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वाइप आउट होगी कंप्लीटली साउथ में। तो तेलंगाना के परिणाम बिल्कुल एक दिशा तय करेंगे, एक पार्टी की दशा भी तय करेंगे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, जिसमें क्लियरली जो मैंडेट है वो मतलब लड़ाई है कि एक तरफ विकास और प्रगति की आप बात करें और दूसरी तरफ गठबंधन जो बात कर रहा है वो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बात कर रहा है। तो इसके चलते ये किस दिशा में जाएगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, तेलंगाना का चुनाव जो है वो साउथ के सभी स्टेट्स उसको किस दिशा में ले जाएंगे, इसके ऊपर पूरा इसका मदार है। मैं इसमें आगे यही सवाल जोड़ रहा था कि जब कल एग्जिट पोल्स आ रहे थे तो उस पर मैंने सुना जितनी भी सर्वे एजेंसियां थी उनके जो भी प्रतिनिधि किसी भी चैनल पर बैठे थे, उन्होंने दो बातें, एक बीजेपी के लिए और एक कांग्रेस के लिए जरूर उठाई सारे लोगों ने। एक, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी इस चुनाव में वो थी अपने क्षेत्रीय नेताओं को किनारे करना और किसी को चेहरा ना बनाना। दूसरा, उन्होंने कांग्रेस की जो ताकत बताई वो ये बताया कि कांग्रेस हर राज्य में जो क्षेत्र के हिसाब से स्थानीय मुद्दे लेकर के चल रही थी उनको उठाने का काम कर रही थी और उनके समाधान की बात कर रही थी, वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। सवाल सर मेरा ये था कि जिस तरीके से अशोक गहलोत साहब ने कहा था, एक बयान उनका आया था कि अगर धर्म के मामले को जो भाजपा ने उठाया, अगर उससे लोग कनेक्ट हुए होंगे तो भाजपा सरकार बना सकती है, अन्यथा हम सरकार हर हाल में बना रहे हैं। तो ये जो मामला था, मैं अपने सवाल में इसको यही जोड़ना भी चाहता था उस समय पर, इसी को समझना चाहता, जो काफी कुछ आपने क्लियर भी कर दिया। हिमांशु सर, मैं आपके पास एक अंतिम सवाल के लिए आता हूँ। सर, ये तो जो शुरुआत में इंडिया टुडे के वीडियो का जिक्र हुआ था, सर क्या ये जो वीडियो है वो इस पूरे जो ये आंकड़े दिखाए गए उस आंकड़े को कवर करने का एक जरिया था कि अगर जो आंकड़े जिस तरीके से हमने दिखाए इतना क्लियर मैंडेट और खासकर मध्य प्रदेश में, तो जब वैसे नहीं आते हैं तो भाई वो आगे हो जाएंगे, उस वीडियो का हवाला देने लग जाएंगे कि हम तो पहले से एजेंसियों को टाइट कर रहे थे कि आप हमें आंकड़े सही दीजिए, और ये वो, फिर वो सारा ठीकरा एजेंसियों के माथे पर फोड़ दिया जाएगा कि एजेंसियों ने गलत आंकड़ा दे दिया था, हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। एक तो ये चीज। दूसरा कि क्या जो एग्जिट पोल्स अभी आए सर, ओपिनियन पोल्स जिस तरीके से आ रहे थे और जो एग्जिट पोल आए उनके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। अभी आज भी मेरे शो में 1 बजे के शो में बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या एजेंसियां भी मीडिया की तरीके से मैनेज हो गई हैं, तो इस पर एक टिप्पणी आपकी हिमांशु सर। नहीं, देखिए जो बात राकेश पाठक जी ने कही, और एक जमाने में मैंने भी मतलब सर्वेस किए हैं, टोयोटा क्वालिस करके एक कार आने वाली थी 1999 2000 में भारत में, तो उसके लिए मैंने सर्वे किया था पर्सनली। तो जो सैंपल साइज है वो इम्पोर्टेंट है। अब आइडियली आप कोई सर्वे करते हैं तो 341 लोगों को आपको मिलना होता है, उसका जो स्टैटिस्टिकली जो फिगर है वो 341 है। अब मान लीजिए कि जो बस्ती है
341 मल्टीपल्स में आप जो भी करेंगे, मतलब आप 341 मल्टीप्लाई बाय 10 करके 3410 लोगों से मिले, मान लीजिए कि 10,000 की बस्ती है, तो आपका जो सर्वे का जो रिजल्ट आएगा वो 10 टाइम्स एक्यूरेट है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो एक्यूरेसी का बन जाता है। अब जब एक्यूरेसी नहीं होती है, मतलब आपने रैंडमली किसी को फोन करके पूछ लिया, किसी से बात कर ली, तो ये जो एजेंसीज भी सर्वे करती है वो एक तरीके से अगर आप देखने जाए तो उसमें एक्यूरेसी का अभाव रहता है। वो एक जनरली लोगों से बात करके उसका आकलन कर लेती है और उस दिशा में ये सब जाता है। तो ये मुझे लगता है कि जो वीडियो आया है या जो भी बात है इसमें, ये तो बिल्कुल एजेंसीज उस तरीके से काम नहीं कर पाती है एकदम। मतलब आप कैसे, मतलब मान लीजिए कि मैं एक सीधी सी बात आपको करूं कि गुजरात में 5 करोड़ मतदाता है, तो 5 करोड़ मतदाताओं को आप कैसे टच करेंगे? आप 341 की सैंपल साइज को लेके चलेंगे तो भी आपको कितने लोगों को मिलना पड़ेगा, और उसमें जो एक्यूरेसी आएगी वो उससे पता चलेगा। मतलब आपने अगर पूरे गुजरात में मान लीजिए कि करीबन मान लीजिए कि आपने 34 लाख लोगों को मिले, आप 34,01,000 लोगों को अगर आप मिले हैं, तो भी आपका जो सैंपल साइज है वो वोटर्स जो है उसके मुताबिक का परसेंटेज अगर आप देखने जाएंगे, उसमें एक्यूरेसी भले हो सकती है लेकिन जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। और वो किस जगह पे आप गए, किससे मिले, वहां पे उसके क्या समीकरण है, उस वहां की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, वहां की जरूरतें क्या है लोगों की, किस मुद्दे पे वो वोट करने वाले, तो बहुत माइक्रो रहता है ये सब। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस तरीके का माइक्रो फिल्टरिंग होता है, और इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल्स या ओपिनियन पोल्स वो उसके मुताबिक नहीं आता है। हाँ, आपको एक पता चल जाता है सेंटिमेंटली, क्योंकि हम वो पुरानी पीढ़ी के पत्रकार है, जाते मिलते लोगों से बातचीत करते तो पता चल जाता है कि लोग का गुस्सा क्या है लोगों का, और लोग किस दिशा में जाएंगे। और लास्ट मिनट पे यही होता है ना, मीडिया में जो खबरें आती है उसको, मतलब उसके आधार पे, पिछले दौर में क्या होता था कि उसके आधार पे आखिरी दिनों में पार्टियां जाके वहां पे जो भी करना है वो करती थी और परिणाम या चित्र बदल देती थी। लेकिन अब की जो बात है वो बहुत अलग है। तो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल मुझे नहीं लगता है कि आप उसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते।